नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। तो मैं एकदम बढ़िया, आप सभी कैसे हो। आप सभी बच्चे भी एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों का हमारा हम चैनल पर स्वागत है और मैं सभी बच्चों को दिल से प्रणाम करती हूँ बेटा। ठीक है, तो गुड इवनिंग सभी बच्चों को, राधे राधे। बहुत शानदार तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो चलिए अपने बायोलॉजी वाले सेक्शन को भी कर लेते हैं मजबूत, और जो पेपर में क्वेश्चन बनेंगे उनको भी फिर हम करके आएंगे खल्लास। तो सभी बच्चों को हमारा प्रणाम, राधे राधे, गुड इवनिंग। आप सभी अपना हालचाल कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बढ़िया बढ़िया इमोजीज, मुस्कुराते हुए चेहरे बनाकर, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ सब कुछ बढ़िया है। भाई मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ, बस थोड़ी सी आवाज़ में थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत लगेगी क्योंकि गला मेरा खराब है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम क्लास करेंगे। तो आ जाओ, अब हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आपकी आज पहली क्लास है बेटा। अभी तक आप फिजिक्स की क्लास कर रहे होंगे और वो चल भी रही है, तो साथ ही बायोलॉजी को भी हम लोग शुरू कर देते हैं। तो बायोलॉजी में आपको क्या कुछ आने वाला है, कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, वो सारी चीज़ आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ बायोलॉजी के महत्वपूर्ण जनक के बारे में। ठीक है, इंपोर्टेंट फादर्स ऑफ बायोलॉजी, ये भी आज हम करने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम शुरू कर देते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देना चाहती हूँ। एक मोटे तौर पर आपको कौन कौन से टॉपिक आते हैं पेपर में, वो मैं बता देना चाहती हूँ। ठीक है ना। अच्छा, मैं पतली हो गई हूँ। ठीक है, तो जब भाई तुम मोटा होने कहाँ देते हो, तुम लोगों के एग्जाम की टेंशन हमें भी उतनी होती है जितनी तुम लोगों को होती है, तो मेहनत हमारी भी उतनी होती है जितनी तुम्हारी होती है। ठीक है, चलो तो आओ, है ना। अब हम चलेंगे और बात करेंगे कि आपका जो टॉपिक है वो आज मतलब स्टार्टिंग है, आज पहली क्लास है आपकी, तो थोड़ा सा बेसिक आज मैं आपको बताकर चलूंगी और कल से पर्टिकुलर अपने टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो। अब देखो, मैं आपको ना पहले सिलेबस बता देती हूँ बेटा। जब भी हम बायोलॉजी की बात करते हैं ना, जब भी हम लोग क्या करते हैं, जीव विज्ञान की बात करते हैं, तो जीव विज्ञान से आपको, बायोलॉजी से आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो पेपर में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो पहले थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे की चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि बायोलॉजी जब आपको पढ़नी है ना, तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर कर पढ़ेंगे। बायोलॉजी को हम दो सेक्शन में तोड़कर पढ़ने वाले हैं। मैम एक सेक्शन कौन सा होगा, एक सेक्शन होगा जूलॉजी का यानी जंतु विज्ञान का, और दूसरा सेक्शन होगा बॉटनी का यानी वनस्पति विज्ञान का। अब क्योंकि ग्रुप डी के अंदर बायोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी और थोड़े से डीपली बनते हैं, तो इसीलिए दोनों ही सेक्शन को बहुत अच्छे से हम करके चलने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि बायोलॉजी के जब सिलेबस की बात करते हैं, बायोलॉजी के अंदर जब हम लोग सिलेबस की बात करेंगे, तो इसका जो सिलेबस होगा ना, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैम एक पार्ट होगा जूलॉजी, है ना, पहले एक पार्ट होगा जूलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान, जिसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चा, जंतु विज्ञान कहेंगे। और मैम दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट होगा हम लोगों का वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। तो दूसरा पार्ट होगा हमारा बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। तो बायोलॉजी को जब भी पढ़ना है इस तरीके से पढ़ना है। तो आपको दो अलग अलग रजिस्टर हैं जो तैयार करने होंगे नोट्स के लिए। एक नोट्स का रजिस्टर होगा जिसमें केवल हम बॉटनी के बारे में बात करेंगे, पेड़ पौधों के बारे में, और एक नोट्स का रजिस्टर होगा आपका जिसमें हम केवल जूलॉजी या जीव जंतु के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो मैम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, जो आपकी क्लास होगी उसमें किस तरीके से सीक्वेंस हमारा रहने वाला है टॉपिक का, तो आप हमें पहले वो बता दो। तो पहले मैं आप लोगों को जूलॉजी के सेक्शन या जूलॉजी से जितने भी टॉपिक बनते हैं पेपर में वो लिखवा देती हूँ। फिर मैं लिखवाऊंगी कि बॉटनी से कौन कौन से टॉपिक पेपर में बनते हैं जो आपको पढ़ने हैं, वो लिखवाएंगे। तो आओ बच्चा, सबसे पहले हम जूलॉजी का सिलेबस लिख लेते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगी, अभी आगे समझाऊंगी कि जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, बायोलॉजी क्या है, अभी सब समझाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा सिलेबस लिख लेते हैं। एक पहला पेज जो होगा उस पर पूरी सारणी बन जाएगी फिर आपकी कि कौन कौन से टॉपिक करने हैं। ठीक है, चलो तो आओ सबसे पहले हम जूलॉजी का सिलेबस लिख लेते हैं। जूलॉजी जिसको हम कहते हैं जंतु विज्ञान। तो भाई जंतु विज्ञान से जो टॉपिक आपके बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, चलिए आइए बात करते हैं।
तो जंतु विज्ञान से जो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों का मैं कराकर चलूंगी वो होगा क्लासिफिकेशन। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे वर्गीकरण। क्लियर प्यारे बच्चों? वर्गीकरण हम वर्गीकरण करेंगे कल की क्लास में, तो यहीं से मैं शुरू करूंगी वर्गीकरण से। ठीक है, वर्गीकरण करेंगे हम। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो होगा हम लोगों का वो होगा मानव तंत्र। ठीक है, हम करेंगे फिर ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम फिर मैं आपको कराऊंगी, ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। ठीक है बेटा, मानव तंत्र हम लोग करेंगे फिर मानव तंत्र की बात, ह्यूमन सिस्टम की। अब मैम ह्यूमन सिस्टम तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल बहुत सारे हैं, तो मैम कौन कौन से कराओगी? तो ह्यूमन सिस्टम में पहले नंबर पर करेंगे परिसंचरण तंत्र। क्या क्या करेंगे? परिसंचरण तंत्र करेंगे। ठीक है, परिसंचरण तंत्र जिसको कहते हैं हम सर्क्यूलेटरी सिस्टम, यानी जिसमें मैं तुम्हारे सर्क्यूलेटरी सिस्टम, जिसमें मैं तुम्हारे दिल के बारे में तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारा दिल क्यों धक धक करता है। गला तो खराब है पर मैं बाज नहीं आऊंगी गाना गाने से। तो तुम्हारा दिल क्यों धक धक करता है? धक धक नहीं, लब डब करता है। तो वो दिल के बारे में पूरा कुछ पढ़ेंगे, है ना मैम। दूसरे नंबर पर कौन सा पढ़ेंगे? दूसरे नंबर पर तुम्हारे फेफड़ों के बारे में बताऊंगी, तुम्हारा श्वसन तंत्र तुम्हें पढ़ाया जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा जो जो टॉपिक मैं कराती चलूंगी ना तुम्हें, उन टॉपिक की वर्कशीट भी दूंगी, तो वर्कशीट भी उतनी ही जरूरी होगी जितना कि क्लास जरूरी होती है। ठीक है, वर्कशीट जो मैं दूंगी उसमें पिछले वर्षों में रेलवे में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं उसके आधार पर आपको बनाकर दूंगी। तो वर्कशीट में वो क्वेश्चन भी होंगे जो पूछे गए हैं अब तक पेपर में, और प्लस कौन से पूछे जा सकते हैं वो भी होंगे। तो हर टॉपिक के बाद या हर 2 टॉपिक के बाद आपको एक वर्कशीट डलवाया करूंगी एप्लीकेशन के अंदर ही, वर्कशीट के नाम से एक फोल्डर बनवा दूंगी, तो उसमें आपको वर्कशीट मिलेगी और वो वर्कशीट आप जरूर लगाया करना। ठीक है, क्योंकि जितना जरूरी क्लास उतना ही जरूरी होगा आप लोगों का वर्कशीट भी। ठीक है, क्लियर? पीडीएफ के मत पढ़ाइएगा मैडम। बेटा मुझे पता है तुम्हारी नसों का जो इलाज है ना वो मेरे पास है, तो तुम्हारी नसों का इलाज मेरे पास है, तो तुम बेफिक्र रहो। तुम ऐसे डॉक्टर के हाथ में हो जहां पर तुम बिल्कुल बढ़िया से रहोगे, इलाज चलवा लो अपना मुझसे। ठीक है, तो पीडीएफ से कंटेंट मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ, जहां जरूरी होगा वहां आपको पीडीएफ से थोड़ा बहुत कंटेंट अगर दूंगी तो दूंगी, अदरवाइज आपका सारा हैंड रिटन ही होता है। भाई पीडीएफ हम इसलिए यूज करते हैं जिससे टाइम से सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है, आ जाओ। अब हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे हम लोगों का तंत्रिका तंत्र, यानी तुम्हारी जो तुम्हारा ब्रेन है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, यानी तुम्हारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, तुम्हारा ब्रेन कैसे काम करता है, ये सारा पढ़ाऊंगी। चौथे नंबर पर हम मानव तंत्र के अंदर ही बात करेंगे कंकाल तंत्र, तुम्हारे शरीर में जो तुम्हारी हड्डियां हैं इनके बारे में पढ़ा जाएगा। स्केलेटल सिस्टम, भाई तुम्हारी हड्डियां, कौन सी हड्डी कहाँ है, कौन सी सबसे लंबी हड्डी है, कौन सी सबसे छोटी हड्डी है, प्रश्न तुमने देखे भी होंगे पेपर में, है ना, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। 5वें नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। सारा दिन भर तुम खाते ही रहते होगे चटर पटर, लेकिन तुम तो पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती होगी खाने से, खाने के लिए। बेटा तुम तो सारे दिन पढ़ाई में रह जाते होगे, जैसे हम लोग सारे दिन क्लास में रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलती हमने खाना खाया है या नहीं। वैसे तुम भी सारे दिन क्लासेस में लगे रहते हो, तुम्हें पता नहीं चलता कि तुमने खाना खाया है या नहीं। ये कुछ स्ट्रगल तुम्हारे लिए कुछ दिन तक है, फिर आगे जाकर लाइफ जो है बहुत बेहतरीन हो जाएगी जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमारी मेहनत तो शायद चलती रहे, लेकिन तुम्हारी मेहनत तब तक है जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो मेहनत इतनी करो कि इस बार सिलेक्शन ले ही जाए, है ना। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि हमारा शरीर कैसे खाने को पचाता है, हमारे दांत, है ना, हमारी जीभ, हमारी आंत, हमारा लीवर, सब इस सिस्टम के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है बेटा, प्रिंस बिल्कुल होगा। ये मत समझो कि हम कुछ टाइम से, कुछ ईयर से पढ़ाई कर रहे हैं तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एक एक साल में बच्चे, एक एक बार में ही बच्चे पेपर को निकाल देते हैं, यूपीएससी जैसे एग्जाम को। बस अपने अंदर विश्वास रखो और पढ़ते चलो चीजों को। ठीक है, चलो बिल्कुल कर पाओगे तुम सारे बच्चे। आगे बात करते हैं, तो मैम अगला कौन सा सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोगों को हम पेशी तंत्र भी पढ़ाएंगे।
पेशी तंत्र यानी कि मस्क्यूलर सिस्टम, ठीक है, मस्क्यूलर सिस्टम की भी हम बात करेंगे, पेशी तंत्र, ठीक बेटा। छठे नंबर पर ये हो गया पेशी तंत्र। मैम सातवें नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ जगह नहीं है ना, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रही हूँ, ठीक है बेटा। सातवें नंबर पर जो ह्यूमन सिस्टम के अंदर हमको पढ़ना है, या मैं यहाँ लिख देती हूँ, सातवें नंबर पर जो हम लोगों को ह्यूमन सिस्टम के अंदर पढ़ना है वो होगा आपका प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे शरीर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे, ठीक है। मैम आठवें नंबर पर क्या होगा, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र यानी कि ऐसा सिस्टम हमारे शरीर का जो हमारे शरीर में बनने वाले वेस्ट को बाहर निकालता है, यानी तुम्हारी किडनी के बारे में पढ़ाया जाएगा। यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम में तुम पढ़ोगे तुम्हारी किडनी के बारे में, तुम्हारे गुर्दों के बारे में, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको आपके शरीर के इतने तंत्र पढ़ने हैं। नौवें नंबर पर पढ़ना है अंतःस्त्रावी तंत्र, ठीक है, अंतःस्त्रावी तंत्र यानी जिसको हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें तुम आपके शरीर में बनने वाले हार्मोन को पढ़ोगे बेटा। किसको पढ़ोगे, तुम्हारे शरीर में बनने वाले हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर इतने ह्यूमन सिस्टम आपको पढ़ने हैं, इतने मानव तंत्र आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर। चलो तो इतने सिस्टम आप लोगों को पढ़ने हैं। एनटीपीसी में बायोलॉजी खत्म नहीं बेटा, चलेगी अभी बायोलॉजी, आप परेशान ना हो, चलेगी अभी वहां पर भी बायोलॉजी, ठीक है। तो इतने सिस्टम आप लोगों के क्या होंगे, ये आपके मानव सिस्टम से आने वाले हैं। तो अभी तक हमने दो टॉपिक लिखे हैं, पहला वर्गीकरण, दूसरा मानव तंत्र। मानव तंत्र के अंदर ही आते थे ये इतने सारे टॉपिक, ठीक है। अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर के टॉपिक की तरफ। मैम तीसरा टॉपिक जो जूलॉजी में हमें आप पढ़ाओगी वो कौन सा होगा, तो तीसरा टॉपिक पढ़ाऊंगी न्यूट्रिशन, तीसरा टॉपिक पढ़ाऊंगी न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया मैम, पोषण पढ़ाना। पोषण में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोषण के अंदर तुम पढ़ोगे विटामिन को, ठीक है। पोषण में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी विटामिन के बारे में। विटामिन आपने इनका नाम सुना होगा और आपके पेपर में बहुत से क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ पर। पिछली बार तो खूब बढ़िया से क्वेश्चन मिले थे, विटामिन सी पर पूछा था, विटामिन डी पर पूछा था, बहुत क्वेश्चन मिले थे, ठीक है। तो विटामिन पढ़ोगे इसमें तुम। दूसरे नंबर पर पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट भी यहीं पढ़ाऊंगी मैं आपको, कार्बोहाइड्रेट यहां पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी पढ़ोगे। और मैम थर्ड नंबर पर क्या पढ़ाओगी, तो बेटा यहां पर पढ़ेंगे हम फैट के बारे में यानी वसा के बारे में, ठीक है। जो आप घी खाते हो, तेल खाते हो, सब्जी में डालकर, मम्मी जब तुम थके हारे रात को लाइब्रेरी से घर पहुंचते हो, पढ़ लिख कर पूरा दिन क्लास लेकर, जब तुम मम्मी के पास जाते हो, मम्मी से कहते हो मम्मी खाना दे दो, तो मम्मी तुम्हारी क्या करती है, अरे मेरा बच्चा पढ़ के आया है, पूरे दिन भर थक के आया है, इतनी मेहनत करी है, दिमाग का काम करा है, तो मम्मी तुम्हें सब्जी में घी डालकर देती होंगी, है ना। जिनके घर भी गाय भैंस है तो उनके साथ ऐसा बेसिकली होता होगा। या आप लोग दूध वगैरह पीते हो तो मम्मी जब तुम्हें दूध देती हैं तो मलाई वाला दूध देती होंगी, है ना। तो ये होते हैं, घी हो गया, मलाई हो गई, इनमें वसा होती है, फैट होता है, तो वो सारी चीजें आप खाते हो जो हमें एनर्जी देता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। और फोर्थ नंबर पर पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। भाई प्रोटीन जो कि आप दिन भर में दाल के रूप में, मूंगफली के रूप में, सोयाबीन के रूप में खाते हो, तो प्रोटीन भी यहीं पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो और भी चीजें पढ़ेंगे लेकिन मेन ये है जो न्यूट्रिशन में आप पढ़ोगे, ठीक है। आ जाओ, फोर्थ नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के या इसी चैप्टर में जूलॉजी में सेल यानी कोशिका। तो कोशिका से भी पिछली बार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। कोशिका के अंदर भी आपको पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, कोशिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, बहुत से क्वेश्चन मिले थे आपको कोशिका से भी। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग, और बहुत अच्छे से आपको पेपर में यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। पांचवें नंबर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा डिजीजेस,
5वें नंबर पर बात करेंगे डिजीजेस, ठीक है, आप बताएंगे रोग। बेटा पिछली बार भी रोगों से क्वेश्चन बने थे, जैसे आपको पूछा था टाइफाइड के बारे में, टाइफाइड का प्रभावी अंग आपने बताया आते, टाइफाइड कैसी बीमारी है, जीवाणु जनित रोग है। हेजा के बारे में, हेजा कैसी बीमारी है, जीवाणु जनित रोग है। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आए थे, ठीक है। हमारे तो मजे ही मजे हैं, ठीक है, हम तो दोबारा ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आओ आगे बात करते हैं। तो ये हो गया भाई, आपको रोग रोग पढ़ने हैं। छठे नंबर पर मैम कौन सा टॉपिक, तो ब्लड टॉपिक। वैसे तो जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी वहीं आपको ब्लड टॉपिक करा दूंगी, ठीक है, रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। 7वें नंबर पर तुम्हें पढ़ाऊंगी आनुवांशिकी, ठीक है, जेनेटिक। जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं बेटा तुम्हारे एग्जाम में, जेनेटिक्स आनुवांशिकी। मटर के पौधे पर कैसे एक्सपेरिमेंट हुए थे, है ना, तो वो सब। F1 पीढ़ी में कौन से पौधे मिले थे, F2 पीढ़ी में कौन से पौधे मिले थे, उनका अनुपात क्या था, ये सब आपको पूछे जाते हैं। तो जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैम 8वें नंबर पर कौन सा टॉपिक होगा, तो 8वें नंबर पर पढ़ोगे इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, पारिस्थितिकी, ठीक है। तो पारिस्थितिकी के बारे में भी पढ़ना है आप लोगों को। तो ये इतने टॉपिक हैं जो आपको जूलॉजी से पढ़ने हैं। ये 8 टॉपिक हैं जो मैं जूलॉजी वाले सेक्शन में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है बच्चा, जो जूलॉजी वाले सेक्शन में आपको पढ़ाऊंगी। और कुछ बच्चों की डिमांड मैंने देखी थी कि मैडम जी हमें सेंस ऑर्गन भी पढ़ा देना, तो देखेंगे अब हम सेंसिस भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी, या सेंस ऑर्गन, ठीक है। हम सेंस ऑर्गन के बारे में भी पढ़ेंगे जो जरूरी होंगे, ठीक है। संवेदी अंगों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो संवेदी अंग जैसे कि आपकी आंख हो जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताकर चलूंगी, ठीक है बेटा, क्लियर। हाँ जी, ग्रुप डी से एनटीपीसी बिल्कुल कवर हो जाएगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना चलो, तो ये जूलॉजी वाले सेक्शन से हो गया भाई आप लोगों का। अब आ जाओ, मैं बोटनी से बता देती हूँ। अब बात करते हैं कि बोटनी से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो चलिए भाई, बोटनी से भी अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको करके चलने हैं। अब बात करेंगे हम बोटनी के अंदर होने वाले टॉपिक की, वनस्पति विज्ञान। तो भाई वनस्पति विज्ञान जो है, इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो वनस्पति विज्ञान से भी आपको काफी कुछ क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। जैसे फूल के बारे में बहुत पूछ लेता है, फूल के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। अभी एलपी के हुए थे एग्जाम, उनमें खूब आया था क्वेश्चन, मैचिंग करने के लिए दे दिया था कि किसी फूल के मतलब जो नर जनन अंग है उनको पुंकेसर कहते हैं, मादा जनन अंग को स्त्री केसर कहते हैं, किसी भी पुष्प का फूला हुआ भाग उसको अंडाशय कहते हैं, लंबी गर्दन वाला भाग उसको क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। ऐसे करके पेपर में क्वेश्चन थे एएलपी वाले में, और बहुत क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो आपके ग्रुप डी में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वनस्पति यानी पेड़ पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चा, प्लांट क्लासिफिकेशन। तो आप लोगों का प्लांट क्लासिफिकेशन भी मैं पढ़ाऊंगी। पादप वर्गीकरण, पादपों को कैसे कैसे वर्गीकृत करा है, ठीक है। तुमने देखा होगा कई तरीके के पौधे होते हैं, है ना। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो लगते ही नहीं है पौधे हैं भैया, जैसे जैसे तुमने पानी पर हरी हरी काही देखी होगी, कोई बता सकता है कि ये पेड़ है भैया, वो काही भी एक तरीके का पेड़ ही है, ठीक है। तो वो कैसे है, किस ग्रुप में रखा गया उनको, वो सब पढ़ाऊंगी। आगे बात करेंगे दूसरे नंबर पर, तो पढ़ेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना, जिसको कहते हैं हम लोग पादप आकारिकी। तो पादप आकारिकी अगर आपने कर लिया तो समझो आधी बोटनी कर ली, ठीक है। तो पादप आकारिकी से भी क्वेश्चन आते हैं, पादप आकारिकी से भी क्वेश्चन आएंगे। प्लांट मॉर्फोलॉजी, मैम प्लांट मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं हम, प्लांट मॉर्फोलॉजी में तुम पढ़ोगे फूल के बारे में, पत्ती के बारे में, है ना, जड़ के बारे में, तने के बारे में, और फल के बारे में। तो फल, फूल, तड़, तना, जड़ हो गई, पत्ती हो गई, इन सब के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, ठीक है। नहीं बेटा, जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एनटीपीसी और ग्रुप डी का कॉम्बो बैच लिया हुआ है। तो अब आप क्या कर सकते हो, रिवीजन के तौर पर क्लास ले सकते हो, जो टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हो, जो टॉपिक नहीं पढ़े उनको ले सकते हो दोबारा से, ठीक है बेटा। चलो अब आओ आगे बात करते हैं। थर्ड नंबर पर कौन सा होगा, तो बताकर चलेंगे हम प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, ठीक है।
प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक। क्या मैम हमें जंतु ऊतक नहीं पढ़ाओगे आप लोग? तो बेटा जब मैं कोशिका वाला चैप्टर कराऊंगी वहीं जंतु ऊतक भी आपको कराऊंगी, ठीक है। तो अब जब बोटनी पढ़ेंगे तो यहाँ पादप ऊतक पढ़ेंगे। आगे आपको मैं पढ़ाऊंगी प्लांट डिजीज, क्योंकि आपके पेपर में प्लांट डिजीजेस भी पूछी जाती हैं, पादप रोग भी पूछे जाते हैं। भाई जूलॉजी में भी हमने रोग करने हैं जो जंतुओं के अंदर होते हैं, और कुछ पादप रोग भी आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। इतनी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? प्लांट के बारे में। तो बॉटनी में ये चीजें हैं आप लोगों की, और जूलॉजी में आप लोगों की इतने टॉपिक हैं, ये सारा कवर करना है हम लोगों को। फिर हमारा एग्जाम जो है वो क्लियर होगा बायोलॉजी की सेक्शन के अंदर। तो बायोलॉजी में जब आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आप अच्छे से उनको कर पाएं, ठीक है बेटा। आरपीएफ में काम आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। वैसे तो आरपीएफ के अब एग्जाम है ही, है ना, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल उसको ले सकते हो, ठीक बेटा। चलो तो अब हम शुरू करेंगे चीजें। अब मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बताती हूँ बेसिक चीजें जो आपको पेपर में कहीं ना कहीं पूछी हुई हैं, और कल से हम पर्टिकुलरली एक टॉपिक अपना शुरू करेंगे। तो आ जाओ प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं कि मैम बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी के बारे में और पॉइंट अब मैं आपको कराने वाली हूँ। चलिए तो आ जाओ बेटा, सबसे पहले बात करेंगे कि मैम जीव विज्ञान क्या होता है। आ जाओ भाई, हेडिंग डालो जीव विज्ञान। अब हवन शुरू हो चुका है भैया, हवन करेंगे। हवन अब शुरू हो चुका है बायोलॉजी वाला। अब चुप बैठकर आराम से पढ़ना चीजों को। जब भी हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है प्यारे दोस्तों। कौन कौन से दो शब्द हैं जिन्होंने बायोलॉजी को बनाया है? तो बायोलॉजी बना हुआ है दो शब्दों से, और ये दोनों शब्द कहाँ से आए हैं मैडम जी? क्या दिल्ली से आए हैं, क्या लंदन से आए हैं, क्या अमेरिका से आए हैं, या जापान से आए हैं? ये दोनों शब्द जिनसे बायोलॉजी मिलकर बनाई, ये कहाँ से आए हैं? तो हम कहेंगे ना दिल्ली से ना लंदन से, है ना। जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा। तो भाई नहीं, ये कहीं से भी नहीं आए हैं, ये आए हैं ग्रीक से। तो ये ग्रीक वर्ड हैं प्यारे बच्चे। आपको पूछ भी सकता है कि बायोलॉजी किस भाषा के शब्द से बना है, तो ग्रीक भाषा के शब्द हैं जो मैं अब लिखने वाली हूँ। मैम कौन कौन से शब्द हैं? शब्द हैं आप लोग बताएंगे बायोस और लोगस, ठीक है। तो बताकर चलना, बायोस, बायोलॉजी दो शब्दों से बना है, बायोस और लोगस। क्लियर? बायोस और लोगस। मैम लोगस का मतलब क्या होता है, बायोस का मतलब क्या होता है? तो जब आप लोगों को इन दोनों शब्दों का मतलब पूछे कोई, या एग्जामिनर पूछे, तो फटाक से बताना बायोस का मतलब होता है सजीव। बायोस का मतलब होगा सजीव, यानी कि लिविंग, ठीक है बेटा, लिविंग। और लोगस का मतलब क्या होता है? तो बताओगे स्टडी। स्टडी यानी कि अध्ययन। तो जब कभी भी हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसको कहा जाता है बायोलॉजी। जब कभी भी हम क्या करते हैं प्यारे बच्चे, सजीवों का अध्ययन करते हैं, तो उसको कहा जाता है बायोलॉजी, ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चे? चलो आओ अब आगे बात करते हैं हम लोग कि मैम बायोलॉजी की अगर एक डेफिनेशन हमें कोई पूछे तो हम कहेंगे कि बायोलॉजी दो शब्दों से बना है, बायोस और लोगस। मैम बायोस और लोगस कौन सी भाषा के शब्द हैं? आप बताओगे ग्रीक भाषा के शब्द हैं। इन दोनों शब्दों का मतलब, बायोस का मतलब होता है सजीव और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सजीवों का अध्ययन ही होता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या होता है प्यारे बच्चे? सजीवों का अध्ययन। सजीवों का अध्ययन। तो बायोलॉजी क्या होता है? सजीवों का अध्ययन। जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान क्या है? सजीवों का ही तो अध्ययन है ना। तो भाई सजीव कौन कौन होते हैं? पेड़ पौधे सजीव हैं, जीव जंतु सजीव हैं, हम सजीव हैं, तुम सजीव हो, हम सब सजीव हैं। तो हम सब के बारे में बात होगी बायोलॉजी के अंदर। तो आप लोग बता सकते हैं स्टडी ऑफ लिविंग। स्टडी ऑफ लिविंग्स इज नोन एज, स्टडी ऑफ लिविंग्स इज नोन एज बायोलॉजी, ठीक है। क्लियर हो गई भाई बातें? चलो तो अब तो किसी को डाउट नहीं है कि बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। बायोलॉजी में सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। सजीव कौन होते हैं?
बेटा मैंने कहा आप पेड़ पौधों को देखते हो वो सजीव हैं, कभी गलती मत करना पेड़ पौधों को काटने की, बिचारों को कभी उनको वैसे ही बिना मतलब तोड़कर फेंक दो, उनकी टहनियां, दर्द होता है उनको भी, वो चिल्लाते बेशक नहीं है लेकिन उनके पास भी सेल है, कोशिकाएं हैं, उनको भी फील होता है बेटा, वो भी सजीव है। तो ऐसा मानो हमारी तरह पेड़ पौधे भी सजीव हैं। हमें जब कोई हमारी उंगली को काटता है हमें दर्द होता है, और हमें दर्द होता है तो हम बता देते हैं हाँ ऐसे करके कि हमें दर्द हो रहा है, लेकिन उनमें अंतर सिर्फ इतना है, बेचारों में वो चिल्ला नहीं पाते लेकिन हैं वो सजीव। बोलते हैं ना बड़े बूढ़े कि रात के टाइम पेड़ पौधों को छेड़ते नहीं है। बेटा जब भी हम किसी पेड़ की किसी टहनी को खींचते थे ना अपने गाँव में, तो हमारी दादी नानी कहती थी बेटा अब मत इनको छेड़ो, अब ये सो गए हैं। अब सो गए हैं, सोने का काम कौन करता है, सोते तो सजीव हैं, ये तो निर्जीव हैं, ये क्या सो गए। तो तब हमें बताते थे बड़े बूढ़े कि नहीं ये भी सजीव हैं और ये भी सो रहे हैं, इनको भी दर्द होता है जब हम इनको काटते हैं। ठीक है बेटा, तो इसीलिए पेड़ पौधे भी सजीव हैं और हम लोग जीव जंतु भी सजीव ही होते हैं। इन सब के बारे में पढ़ा जाता है बायोलॉजी में। अब बात करते हैं कि मैम बायोलॉजी जो होती है इसके बारे में जब हमने बात करी तो इसके पिताजी या बायोलॉजी टर्म को किसने दिया। तो बेटा सीक्वेंसली ये सारी चीजें लिखते चलना। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि बायोलॉजी टर्म को किसने दिया था। क्वेश्चन है पेपर का, बायोलॉजी टर्म को किसने दिया। ठीक है, यानी जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया था। तो जब हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान शब्द की, तो जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले दो साइंटिस्टों ने दिया था। मैम कौन कौन से दो साइंटिस्ट थे, तो बताना, लेमार्क और ट्रेविरिनस। ठीक है, लेमार्क और ट्रेविरिनस, है ना, लेमार्क और ट्रेविरिनस, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर बायोलॉजी शब्द को दिया था। तो बताना है आप लोगों को, लेमार्क एंड ट्रेविरिनस, ट्रेविरिनस, इन दोनों ने मिलकर 1801 और 1802 दोनों ही ईयर होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम 1802 आपको दिया हुआ होता है। ठीक है, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 और 1802 दोनों ही एनसीईआरटी के अलग अलग एडिशन में हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम जो ज़्यादा एनसीईआरटी में मेंशन करा गया है वो 1802 को। तो इन दोनों ईयर को ही आप लोग याद रखोगे। ठीक है, आ जाओ, इनमें से कोई एक आएगा पेपर में, अगर दोनों आए तो ऐसे दोनों साथ लिखे आएंगे फिर। ठीक है, चलो अब हमने बात करी कि मैम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने क्या करा, बायोलॉजी शब्द को दिया था 1801 और 2 में। अच्छा, लेमार्क के बारे में थोड़ी सी पॉइंट मैं यही बताना चाहती हूँ, लेमार्क से क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। जो लेमार्क थे इन्होंने एक थ्योरी दी थी। क्या आपने, जब आप 8वीं क्लास में थे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूलों के दिनों में ले जाना चाह रही हूँ बेटा। ठीक है, तो स्कूल के दिनों में जब हम लोग जाते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, याद करो उस माहौल को, जब तुम्हारी साइड वाली सीट पर तुम्हारे दोस्त बैठे रहते थे और उनके साथ हम कितनी गटरगू करते थे, है ना। तो बेटा जब हम 8वीं 7वीं में थे तो हमारे सिलेबस में साइंस की जब हम बुक पढ़ते थे तो दो नाम बहुत आते थे, डार्विन और लेमार्क। डार्विन और लेमार्क मुझे आज भी याद है, मेरी मैडम इतने बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन याद करने को देती थी। डार्विन की थ्योरी पूरी और लेमार्क की थ्योरी वो जिराफ वाली, और मुझे जिस दिन याद नहीं होती थी उस दिन भैया हाथ ऊपर कर लो या डंडे लगवा लो आके हाथों में। तो लेमार्क और डार्विन ने पूरा खून पिया हुआ था उस टाइम पर, आगे जाकर नहीं पता था कि यही फेवरेट बन जाएंगे और यही इजीली याद हो जाएंगी चीजें। तो लेमार्क और जो ये थे डार्विन, इन्होंने क्या करा था प्यारे बच्चे, इन्होंने जीवों का विकास कैसे हुआ इस बारे में अपना मत दिया था। तो जो लेमार्क थे इन्होंने एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये पेपर में आ जाता है कि लेमार्क ने क्या करा था प्यारे साथियों, एक थ्योरी दी थी। इनकी एक थ्योरी है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। मैम क्या सिद्धांत था वो, तो सिद्धांत का नाम था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये आता है पेपर में। क्या दिया था भाई, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी, यानी इन्होंने दिया था उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया था भाई, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत। मतलब जिन लक्षणों का हम यूज करते हैं वही लक्षण हमारे अंदर ज्यादा विकसित होते हैं, तो उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, जिनका हम ज्यादा यूज करेंगे वो हमारे अंदर आते चले जाएंगे और जिनका यूज करना बंद कर देंगे वो हमारे अंदर से गायब हो जाएंगे। जैसे सांप पहले जब होते थे, तो आज तुमने सांप देखे हैं, सांप के पैर होते हैं क्या,
तुम कहोगे नहीं वो तो ऐसे ही भागता है और बिल में घुस जाता है। पहले सांप के पैर थे, इधर 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 ऐसे पैर थे। जब वो भागकर बिल में जाता था तो पैर उसके अड़चन पैदा करते थे। उसने अपने पैरों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे उसके पैर ही विलुप्त हो गए। तो अंगों का मतलब उपार्जित लक्षण कुछ इन्होंने इस तरीके से बताया कि जैसे कुछ इन्होंने सिद्धांत दिए थे अपने, जैसे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए कि भाई जो पहलवान होता है, पहलवान का बेटा पहलवान ही पैदा होगा, जबकि ऐसा तो है नहीं कि पहलवान का बेटा पहलवान ही हो। शाहरुख खान अपने बेटे को अब एक्टर ही बनाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं कि एक्टर का बेटा एक्टर ही बनेगा। वो तो हो जाता है कभी कभी, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, ऐसा नहीं होता। तो ये चीजें इन्होंने बताई थी। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो अब आओ आगे बात करेंगे बेटा। जल्दी ही शुरू करेंगे हम बॉटनी, जल्दी ही हम बॉटनी ही शुरू करेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद मैं जल्दी ही तुम्हें बॉटनी पढ़ाऊंगी, एनिमल प्लांट क्लासिफिकेशन भी पढ़ाऊंगी। तो चीजों को अभी करते चलो, सब होगा अभी धीरे धीरे। तो इन्होंने दिया था उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत। अच्छा, ये जो लेमार्क है ना, इनका फुल नेम भी पेपर में आया हुआ है। ये जो लेमार्क हैं, इनका फुल नेम, इनका पूर्ण नाम क्या है, वो भी पेपर में आया हुआ है। तो कौन बच्चा मुझे इनका पूर्ण नाम बताएगा? हम जब पेपर पढ़ते थे तो तब भी इनका पूर्ण नाम हमें पेपर में दिया जाता था। तो इनके पूर्ण नाम की जब हम लोग बात करते हैं तो इनका पूर्ण नाम होता है जीन बैप्टिस्ट। यहाँ लिख देती हूँ नीचे की तरफ, ठीक है, जीन बैप्टिस्ट। इनका नाम ना बेटा, पूर्ण नाम भी बहुत ज्यादा आता है पेपर में, जीन बैप्टिस्ट डी मोनेट लेमार्क। ठीक है, तो इनका पूर्ण नाम भी पेपर में बहुत बार आया हुआ है। तो आप लोग बताकर चलोगे, इनका पूर्ण नाम होता है जीन बैप्टिस्ट डी मोनेट लेमार्क। ये हिंदी में भी लिख लेना, मैं लिखवा रही हूं। ठीक है, चलो इनका पूर्ण नेम भी पेपर में आता है लेमार्क का। देखो कितना लंबा नाम है ना। तो इनको बोलते हैं जीन बैप्टिस्ट जीन बैप्टिस्ट डी मोनेट लेमार्क। तो भैया देखो कितना लंबा चौड़ा इनका नाम है। ठीक है, ये नाम भी पेपर में आता है आप लोगों को। चले भाई आगे, चलो मैम नोट्स के लिए दो दो रजिस्टर बनाने पड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो जूलॉजी जो है, जंतु विज्ञान, और बॉटनी जो है, उनको हम अलग अलग करके पढ़ने वाले हैं। मतलब आप एक साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सिलेबस आपको समझ में आ रहा है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है कि बना लो। ठीक है, चलो तो आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। अब इन्होंने ना एक किताब भी लिखी थी प्यारे बच्चे। इनकी जो किताब है उसका भी नाम मैं आपको बता देती हूँ, फिलोसफिक, ठीक है, करके इनकी एक बुक थी। चलो उसका भी नाम बता देती हूँ, है ना, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत। तो इनकी एक बुक थी लेमार्क की, उस बुक के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ लिख देती हूँ इधर बुक, ठीक है, एक सेक्शन बनाकर यहाँ इनकी बुक का नाम लिख देती हूँ। इन्होंने जो बुक लिखी थी प्यारे बच्चे, इन्होंने जो किताब लिखी थी, उस किताब का नाम पेपर में आता है। तो उस किताब का नाम बताकर चलोगे, फिलोसफिक, लिख लीजिए बेटा, फिलोसफिक जूलॉजी क्यों। ठीक है, फिलोसफिक जूलॉजी क्यों, ये इनकी पुस्तक थी प्यारे बच्चा। हिंदी में लिख दूं यहां पर, फिलोसफिक जूलॉजी क्यों। ये इनकी पुस्तक थी, फिलोसफिक जूलॉजी क्यों। ये किसकी पुस्तक थी आप बताओगे? ये पुस्तक थी इनकी लेमार्क की। तो लेमार्क के बारे में इतने फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है बेटा, तो जूलॉजी क्यों या फिलोसफिक जूलॉजी क्यों पुस्तक किसकी थी, ये आपको पूछ लेता है पेपर में। ठीक है, आओ, हाँ जी, ये ग्रुप डी के अंदर आज जूलॉजी की पहली क्लास है। ठीक, अब आपने इतना पढ़ लिया एक स्लाइड से, तो एक पॉइंट क्लियर हुआ पूरा, जो जो आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं।
आ जाओ, अब चलते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। अब आपको पूछा जाएगा कि जो ये है बायोलॉजी, इसके फादर कौन होते हैं, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी। अब आपको पूछा जाएगा फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के पिता। अब मुझे बताओ इसका आंसर, सारे के सारे बच्चे बताओ, जीव विज्ञान के पिता। और ग्रुप डी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से पूछे जाते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, तो जीव विज्ञान के पिता जो बच्चे इंग्लिश में पेपर करके आते हैं उनके लिए हो जाते हैं एरिस्टोटल। कौन हो जाएंगे बच्चा, अरस्तु। तो अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान के पिता, ठीक है। अगर आप पेपर हिंदी में करके आ रहे हो तो अरस्तु करना, और इंग्लिश में करके आ रहे हो तो आप लोग करके आएंगे एरिस्टोटल, ठीक है। ठीक बेटा, चलो आओ आगे बात करते हैं। अब आपको यहीं पर अगली टर्म जो पूछेगा, या अगर आप लोगों को पूछ ले कि अरस्तु जो होते हैं इनकी भी एक बुक है, उस बुक का नाम बता दीजिए क्या है। तो प्यारे साथियों, जो अरस्तु हैं इन्हीं के पास एक और उपाधि है। तो अरस्तु के बारे में मैं एक और पॉइंट आपको बताने वाली हूँ। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है, यानी कि जंतु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, जंतु विज्ञान के पिता। तो इन्हीं को कहा जाता है जंतु विज्ञान के पिता। बेटा जीव विज्ञान एक अलग चीज है और जंतु विज्ञान एक अलग चीज है। जीव विज्ञान की ही शाखा है जंतु विज्ञान, है ना। मैंने कहा था ना कि बायोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी जो है उसके फादर भी अरस्तु हैं, और प्यारे बच्चे जो बायोलॉजी है उसके फादर भी अरस्तु हैं। अरस्तु की मैम किताब कौन सी है, क्या इन्होंने भी कोई किताब लिखी, भैया सारे के सारे राइटर थे, ये सारे के सारे क्या थे, राइटर, किताब जरूर लिखते थे। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी राइटर ही बन जाऊं और किताब लिख दूं, हाँ मैं भी बायोलॉजी पर एक किताब लिखी दूं रेलवे वाले बच्चों के लिए। तो भगवान करे तुम्हारा सपना जल्दी ही पूरा हो जाए, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं। हम अरस्तु चाचा, हाँ जी बिल्कुल, तो अरस्तु जी को ही कहते हैं, दो उपाधियां इनके पास, इन्हीं को कहते हैं हम लोग क्या, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। इनकी बुक कौन सी थी, तो इन्होंने लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है, एनिमेलियम। तो कई जगह ये एनिमेलियम के नाम से आती है और कई जगह एनिमेलिया के नाम से आती है, तो दोनों ही सही है, याद रखोगे। हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। मैम हिस्टोरिया एनिमेलियम, एनिमेलियम का मतलब क्या होता है, एनिमेलियम, तो एनिमेलियम का मतलब होता है बेटा जंतु, ठीक है, एनिमेलियम। तो एनिमेलियम का मतलब होता है जंतु। आप लोग बताएंगे हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री। तो इन्होंने जंतुओं के इतिहास के बारे में बताया। सबसे पहले लगभग 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में इन्होंने ही बताया था। तो अपनी इस बुक में इन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन करा था। 500 टाइप एनिमल, ठीक है, 500 टाइप्स एनिमल का जो जिक्र करा था ना अपनी बुक में, सबसे पहले इन्होंने करा था अरस्तु ने। तो इसीलिए इनको बोला गया फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ये भी आपको पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। बेटा जिस एग्जाम में जो पीवाईक्यू बने हैं या जो क्वेश्चन बनेंगे उसी लेवल पर तो पढ़ाया जाएगा। तो मैंने कहा ग्रुप डी के अंदर हल्का सा डीप लेवल आता है एनटीपीसी से। एनटीपीसी में जो चीज तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्रुप डी में वो पढ़ना पड़ेगा। समझ में आई बात, चलो आ जाओ, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब मैं आपको बताने वाली हूं कि अरस्तु जी ने क्या करा, अपनी बुक लिख दी और इस बुक में 500 प्रकार के जीव जंतु मतलब एनिमल्स के बारे में बताया। तो ये पॉइंट भी आप लोगों का यहाँ पर हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं अगली टर्म की तरफ। तो आ जाओ अगला पॉइंट कौन सा होगा। तो सेकंड पॉइंट से आप इतनी जानकारी बटोर कर ले जा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा मैम, अब पूछेगा आपको फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ, पहले बता दूं मॉडर्न बायोलॉजी, ये भी पूछा जाता है आपको पेपर में, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। तो आ जाए प्यारे बच्चे, आधुनिक जीव विज्ञान के पिता किसको कहते हैं, आधुनिक जीव विज्ञान के पिता, ठीक है। तो आपको कभी भी पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो बताना अरस्तु। लेकिन आपको पेपर में पूछे कि आधुनिक जीव विज्ञान के पिता कौन है, यानी मॉडर्न बायोलॉजी के पिता कौन है बेटा, तो यहाँ पे बात अलग हो जाती है। ध्यान से देखो मेरे दोस्तों,
ध्यान से देखो, यहां लिखा हुआ है जीव विज्ञान के पिता, केवल जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, पता चल गई। अब हम लिख रहे हैं क्या यहाँ पे, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, आधुनिक जीव विज्ञान के पिता, तो आंसर तुम्हारा चेंज हो जाएगा। और मैं पहले बता रही हूं क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए दोनों ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपको ऑप्शन में अरस्तु भी होगा, आपको ऑप्शन में चार्ल्स डार्विन भी होगा। कुछ बच्चे क्या करके आएंगे, जल्दबाजी वाले, जल्दबाजी वाले, अरे अरे कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया, फादर ऑफ बायोलॉजी पूछ लिया है, लगाओ अरस्तु, अरस्तु को लगाकर आ जाएंगे और बाहर आकर बड़े खुश होंगे, यार इतना सिंपल क्वेश्चन आया था। फिर दूसरा कोई आएगा, वो कहेगा हाँ बेटा भैया देख एक क्वेश्चन आया था ना, क्या लगाया इसका, आधुनिक जीव विज्ञान के पिता, तो हम कहेंगे अरे अरस्तु लगा के आया हूं, तो वो कहेगा भैया इसमें आधुनिक पूछा है, फिर कहोगे अरे यार आधुनिक पूछा है, मैं तो अरस्तु लगाया। तो ये गलती तुम मत करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि आधुनिक जीव विज्ञान का पूछा है या सिंपल पूछा है तुम लोगों को, ठीक है। आ जाओ, आधुनिक जीव विज्ञान के जो पिता हैं ये होते हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन कौन है भाई, चार्ल्स डार्विन। हिपोक्रेट्स तो बेटा चिकित्सा विज्ञान के पिता हैं, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान के, तो चार्ल्स डार्विन प्यारे बच्चे, लो आ गया इनका भी नाम, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो भाई लो चार्ल्स डार्विन भी आ गए, अभी भी तो लेमार्क को हमने पढ़ा था ना, ये भाई साहब भी आ गए चार्ल्स डार्विन। अब इनके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को। चार्ल्स डार्विन ने क्या करा था, इन्होंने भी एक किताब लिखी थी बेटा, ये क्वेश्चन तो एनटीपीसी में भी बना हुआ है, ठीक है, कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम बता दीजिए। तो चार्ल्स डार्विन ने जो किताब लिखी थी उस किताब का क्या नाम था, तो बताकर चलोगे, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऑन द ओरिजिन, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये क्या थी, ये किसकी पुस्तक थी, तो आप बताओगे चार्ल्स डार्विन की। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों का विकास, ठीक है, प्रजातियों का विकास, प्रजातियों का विकास, ये किसने लिखी थी प्यारे बच्चे किताब, आप बताओगे चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। क्लियर ना प्यारे बच्चों, बात क्लियर। अच्छा, चार्ल्स डार्विन जो थे इनके बारे में और भी बहुत से पॉइंट है जो आपको आते हैं। क्या पॉइंट आते हैं मैम, जो चार्ल्स डार्विन थे बच्चा, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक चिड़िया पर रिसर्च करी थी, उस चिड़िया को क्या कहते हैं, डार्विन की फ्रिंच कहते हैं। इन्होंने एक चिड़िया पर रिसर्च करी, उस चिड़िया को कहते हैं डार्विन की फिंच, डार्विन की फिंच, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फिंच ऑफ डार्विन किसको कहते हैं, तो फिंच ऑफ डार्विन कौन है, डार्विन ने एक चिड़िया पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसी को कह देते हैं फिंच ऑफ डार्विन, ठीक है। अब आगे बात करें कि जब इन्होंने इस चिड़िया पर एक्सपेरिमेंट करा तो ये कहाँ गए थे, तो ये गए थे गैलापागोस द्वीप समूह पर। कहाँ गए थे बच्चा, गैलापागोस, गैलापागोस, ये भी आपको पूछा गया प्रश्न है, गैलापागोस द्वीप समूह पर गए थे, ठीक है, द्वीप समूह। तो कौन सा वैज्ञानिक अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गैलापागोस द्वीप समूह पर पहुंचा, तो आप बताओगे डार्विन। तो ये कहाँ गए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, गैलापागोस द्वीप समूह पर गए थे, ठीक है भाई, गैलापागोस इसलैंड, ठीक, तो ये पहुंचे थे गैलापागोस इसलैंड पर। क्लियर, समझ में आई बात। अब जो चार्ल्स डार्विन है इनके बारे में भी एक और पॉइंट आता है मैम, इन्होंने भी एक थ्योरी दी थी, इनका भी एक सिद्धांत है, इन्होंने भी एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम है नेचुरल सिलेक्शन, उस थ्योरी का नाम है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इस थ्योरी के बारे में भी पेपर में पूछा जाता है। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था इन्होंने, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि जिसको प्रकृति चुनेगी वही जिंदा रहेगा, मतलब जो प्रकृति के अंदर अपने आप को फिटेस्ट रख पाएगा, जो प्रकृति से लड़ पाएगा वही आगे जाएगा, उसकी जनरेशन ही आगे जाएगी। तो इन्होंने कहा था प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दी थी भाई, आप लोग बताएंगे, डार्विन ने दी थी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो डार्विन के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो आप लोग बताकर चलोगे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हाँ भाई, दिखाई दे रही है चीजें, है ना,
बातें समझ में आ रही है ना? थम्स अप करो जल्दी से अगर समझ में आ रही है तो। अभी तक मैंने आपको लगभग 3-4 पॉइंट बताए। सबसे पहला पॉइंट कि बायोलॉजी टर्म को किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। यहां से हमने सारे इंपॉर्टेंट तथ्य लेमार्क के बारे में निचोड़ दिए। आगे हमने बात करी कि मैडम अब हमसे पूछा फादर ऑफ बायोलॉजी, तो अरस्तु जी के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो पढ़ लिए। फिर हमने बात करी फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी चार्ल्स डार्विन, तो इनके बारे में जो जो पूछा जाता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। अब आपको पूछेगा फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? नेक्स्ट टर्म फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं बेटा? फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? यानी वनस्पति विज्ञान, है ना? फादर ऑफ बॉटनी बोले तो वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के पिता। तो जल्दी से बताओ भाई कौन है? जो भी बच्चे जान चुके हैं इस बात को पहले ही, तो मुझे जल्दी बताओ वनस्पति विज्ञान के पिता फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी कौन है प्यारे बच्चे? अच्छा, शिवम जी थैंक यू, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ जी क्लियर है, बिल्कुल सही बातें हैं। तो ये ना ये तथ्य हैं याद करने वाले बायोलॉजी के अंदर। बाकी आगे तो मैं आपको समझाती चलूंगी ये चीजें। ये कुछ बेसिक से पॉइंट हैं जो आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको ये जानकारी बटोरनी पड़ती है। ये बात सिर्फ बायोलॉजी की नहीं है, जब आप हिस्ट्री पढ़ो उसके फादर, जब आप कोई मैथ्स पढ़ो तो उसके फादर, है ना? तो ऐसे करके हर सब्जेक्ट में पहली क्लास में ये सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी होती हैं, और ये तो आपको पेपर में आता ही आता है। तो भाई बहुत बढ़िया। थियोफ्रस्टस एक बच्चा मुझे बता रहा है, अमन, तो बिल्कुल सही बात बेटा, इनके जो फादर हैं बॉटनी के वो है थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस, तो थियोफ्रस्टस को कहा जाता है, थियोफ्रस्टस इनको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है बेटा। अब थियोफ्रस्टस कौन थे? अरस्तु के शिष्य थे, अरस्तु के स्टूडेंट थे ये। जैसे तुम सारे मेरे स्टूडेंट हो, वैसे ही ये अरस्तु के स्टूडेंट थे। अरस्तु जिनको बायोलॉजी का पिता कहते हैं, उनके स्टूडेंट थे ये थियोफ्रस्टस। अब थियोफ्रस्टस ने क्या करा भाई, अब तुम मेरे स्टूडेंट हो, कुछ ना कुछ कमाल तो करके आओगे पेपर में, है ना? वैसे ये अरस्तु के स्टूडेंट थे, इन्होंने भी कुछ ना कुछ कमाल करा ही होगा। तो कमाल ये करा, इन्होंने भी अपने गुरु की तरह एक बुक लिख दी। इन्होंने भी क्या कर दिया बच्चा, अपने गुरु की तरह एक किताब लिख डाली। उस किताब का नाम क्या है? तो इन्होंने जो किताब लिखी वो थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या थी भाई? हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब प्लांटेरम से कुछ तो दिमाग में फंस रहा होगा आप लोगों के, प्लांटेरम। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? तो हिस्टोरिया का मतलब होता है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री मतलब इतिहास, हिस्टोरिया का भी मतलब क्या हुआ? इतिहास। और प्लांटेरम का मतलब हो जाता है प्लांट के बारे में इन्होंने इतिहास लिख दिया भाई अपनी किताब में। इन्होंने पेड़ पौधों के इतिहास पर वर्णन कर डाला। तो इन्होंने क्या करा? पेड़ पौधों के बारे में बता डाला। इन्होंने अपनी किताब में 500 प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में लिख डाला। तो अरस्तु ने क्या करा था? 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में लिख डाला अपनी किताब में। इन्होंने क्या करा? 500 प्रकार के क्या कर दिया बेटा? पेड़ पौधों के बारे में लिख डाला। ठीक है, समझ में आ गई बातें? चलो अब हम आगे बात करेंगे। ठीक, चलिए तो अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैम फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी किसको कहते हैं? जैसे फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी आपको मैंने बताया चार्ल्स डार्विन, वैसे ही क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी किसको कहा जाता है? तो आ जाइए भाई, अगला जो पॉइंट है वो होगा फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, है ना? फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। बॉटनी, मॉडर्न बॉटनी मतलब आधुनिक। ठीक है, तो बताकर चलेंगे आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? तो बताओ जल्दी से कौन है भाई? आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता कौन हो सकते हैं? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है मेरा, और बताओ कौन सा ऑप्शन लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, ल्यूवेनहॉक या फिर चार्ल्स डार्विन। तो बताओ कौन सा ऑप्शन लॉक कर दूं बेटा, है ना? जल्दी से बताओ भाई।
तो कैरोलस लीनियस मुझे बोल रहे हैं अतेंद्र, बहुत बढ़िया। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस कौन है बेटा? कैरोलस लीनियस। इनको ना हम लोग कैरोलस लीनियस को कार्ल लीनियस के नाम से भी जानते हैं। तो कैरोलस लीनियस, या आपको ये पेपर में कार्ल लीनियस के नाम से भी मिलते हैं। तो कैरोलस लिख लो पहले, फिर लिखवा देती हूँ कैरोलस लीनियस। तो इनको हम लोग लीनियस के नाम से भी जानते हैं, या इनका एक और नाम होता है, इनको ना हम लोग कार्ल लीनियस भी बोल देते हैं। तो आपको पेपर में या तो कार्ल लीनियस लिखा मिल जाए या कैरोलस लीनियस लिखा मिल जाए, सेम ही बात है भैया, ठीक है। या तो कार्ल लीनियस मिल जाए या कैरोलस लीनियस मिल जाए, ठीक है बेटा, सेम ही बात है, सेम ही बात है। जैसे मुझे तुम भावना कह दो या भावना भाटी कह दो, सेम ही बात है, ठीक है। चलो ठीक बेटा, अगर एनटीपीसी में नोट्स बना चुके हो या तुम्हें लग रहा है कि ये नया फैक्ट है हमारे लिए, तो आप नए फैक्ट को ऐड ऑन कर लो उन्हीं नोट्स में, दोबारा से पूरे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। या लग रहा है कि एक पूरे बहुत से फैक्ट हैं जो नए हो रहे हैं, तो एक पेज पर आप उनको न्यू फैक्ट डालकर ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलो, तो कैरोलस लीनियस से भी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो आपको पढ़नी होती हैं, और मिस्टर कैरोलस लीनियस के बारे में तो हम कल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब मैं आपको क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर कराऊंगी ना, कल मैंने कहा हम वर्गीकरण से क्लास को शुरू करेंगे, पहला टॉपिक हमारा वर्गीकरण, तो उसमें यही अंकल जी हैं जो आपको बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। इन्हीं अंकल जी की पिक्चर है, वो हीरो यही है उस पिक्चर के। तो कल जो हमारी पिक्चर चलेगी ना, क्लासिफिकेशन हमारी पिक्चर का नाम है। जैसे पुष्पा, पुष्पा आजकल बड़ी चल रही है ना, पुष्पा मूवी, सेम वैसे ही कल हमारी जो पिक्चर चलेगी, हमारे इस बोर्ड पर जो पिक्चर चलेगी, वो होगी हमारी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का जो हीरो है ना, यही है कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस जी के बारे में बात करेंगे कल। आ जाओ दूसरे फैक्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा फैक्ट क्या है भाई? चलो आ जाओ। अब आप लोगों को पूछ ले पेपर में कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। पिछले वर्ष का क्वेश्चन फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा गया था आपको ग्रुप डी में, ठीक है। आनुवांशिकी के पिता कौन है? आनुवांशिकी के पिता कौन है भाई? बताओ जल्दी से, आनुवांशिकी के पिता कौन है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको तो कोई बच्चा अगर ना भी पढ़े ना, तब भी पेपर में मार ही आता है, और इतना इजी है, अब तो सबकी जबान पर रट गया होगा। देखो अब आने लगेंगे मुझे अभी कमेंट। बताओ बच्चों कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, आनुवांशिकी के पिता कौन है? आनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? आला अर्जुन नहीं है भैया आनुवांशिकी के पिता। आनुवांशिकी के पिता पुष्पा भी नहीं है। आनुवांशिकी के पिता हैं, हाँ जी, कौन है जल्दी से बताओ। क्लासिफिकेशन ना झुकेगा नहीं साला। अच्छा तो वही बताओ, थियोफ्रेस्टस नहीं है प्यारे बच्चों, ये है मेंडल, बिल्कुल सही बात। तो बताकर चलोगे ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। अब नहीं भूलना, ग्रेगर जॉन मेंडल, तो बताकर चलना ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ये होते हैं आनुवांशिकी के पिता। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले आनुवांशिकी के जो एक्सपेरिमेंट करे थे ना, वो इन्होंने ही करे थे। बेटा तुम्हें पता है ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे ना, ये पेशे से एक पादरी थे। पादरी मतलब फादर होते हैं ना, चर्च में फादर जो होते हैं वो थे। ये मैथमेटिशियन थे, मैथ से पढ़े हुए थे। बायोलॉजी तो दूर दूर तक इनके कोई कहीं किसी काम की नहीं थी, लेकिन इन्हें गार्डनिंग करने का बहुत शौक था। इन्हें ना नई नई फसलों को उगाने का बड़ा शौक था। तो जैसे चर्च के पीछे कोई जमीन पड़ी हुई होती है खाली, तो उसमें ये क्या करते थे, खेती करवाते थे वहाँ। तो खेती करते करते इनके दिमाग में आया कि ये मटर जो है या ये जो खेती है, ये कैसे हो जाती है, कैसे हम बीज बोते हैं उससे नया पौधा आ जाता है, और कैसे सेम टू सेम वैसा ही पौधा आ जाता है, ये क्या पंगा है। तो इन्होंने, इनके दिमाग में क्यूरियोसिटी जागी, इनके अंदर इच्छाएं आई, तो इन्होंने भैया देखो आनुवांशिकी पर ही एक्सपेरिमेंट कर डाले। तो इच्छाएं क्या कुछ नहीं कर सकती है ना। तो इन्होंने देखो बायोलॉजी में नेम कर दिया अपना, थे मैथ से पढ़े हुए, तो इन्होंने कर डाले आनुवांशिकी के एक्सपेरिमेंट। तो किस पौधे पर करे थे भाई इन्होंने एक्सपेरिमेंट, जल्दी से बताओ।
इन्होंने किस पौधे पर करे थे? मटर के पौधे पर, पी प्लांट पर, मटर के पौधे पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे। ये पूछा जाता है, पी प्लांट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे बच्चा। ठीक है, चलो। और वो पी प्लांट कौन सी थी? कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है, गार्डन पी थी बेटा, गार्डन पी। ये गार्डन पी थी, गार्डन पी। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं हम गार्डन पी। कई बार पेपर में क्वेश्चन बनाए एंड ग्रुप डी में कि जिस मटर पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो कौन सी मटर थी? तो स्वीट पी थी, मीठी मटर थी, गार्डन पी थी, उद्यान मटर थी, ऐसे करके क्वेश्चन दे देता है। तो गार्डन पी थी वो। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसके बारे में भी डिटेल में जब आनुवंशिकी वाला चैप्टर करेंगे वहां करेंगे। आ जाओ, अगला फैक्ट और लिख लो आज की क्लास का। आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी कौन सी नई बला है? माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी के पिता बेटा, सूक्ष्म जैविकी के पिता। तो सूक्ष्म जैविकी क्या होती है? सूक्ष्म जैविकी के पिता मतलब ऐसी चीजें जो आपको नॉर्मली नहीं दिखती, जो आपको माइक्रोस्कोप से दिखती हैं बेटा। जैसे जीवाणु, है ना भैया? जैसे जीवाणु, अभी आपको दिख रहे हैं क्या जीवाणु? मेरे गले में ना, मैंने कहा दिक्कत है, लगता है वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया। अगर मुझे वो दिख जाता ना तो उसको वहीं पकड़ लेती और फेंक के मारती दूर कि मेरे गले में कहाँ जा रहा है भाई, मुझे तो कल क्लास लेनी है। लेकिन दिखा ही नहीं, और पता नहीं कैसे एंट्री मार गया मेरे मुंह के अंदर, गले में। और गले में जाकर ऐसा कर रखा उसने, मेरा गला जैसे अंदर से छिल गया हो, तुम्हें लग भी रहा होगा। तो सूक्ष्म जैविकी में आते हैं ऐसे जीव जो हमें सामान्य आंखों से नहीं दिखते, जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, है ना, वो होते हैं सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जैविकी के पिता किसको कहते हैं? आप बताओगे ल्यूवेनहॉक को। किसको बच्चा? ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट, ल्यूवेनहॉक, इनको कहा जाता है सूक्ष्म जैविकी के पिता। ठीक है बेटा, ल्यूवेनहॉक। अच्छा, यहीं से एक और पॉइंट बता देती हूँ, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी पूछ ले, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। भाई बैक्टीरियोलॉजी मतलब बैक्टीरिया का वर्णन किसने करा? बैक्टीरियोलॉजी मतलब बैक्टीरिया को किसने सबसे पहले देखा? ठीक, खोज तो इन्होंने ही करी थी बैक्टीरिया की, लेकिन बैक्टीरिया को किसने देखा सबसे पहले? तो जीवाणु विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? जीवाणु विज्ञान के पिता, जीवाणु विज्ञान के जो पिता हैं ये कौन है? आपको पूछा जाता है पेपर में। तो कौन मुझे बताएगा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहते हैं भाई? जल्दी बताओ, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाता है? तो आप बताकर चलेंगे लुईस पाश्चर को। किसको बेटा? लुईस पाश्चर। ठीक है, लुईस पाश्चर। मैम ये कौन है? लुईस पाश्चर वही है बेटा जिन्होंने दूध का पाश्चराइजेशन मेथड किया था। दूध का पाश्चराइजेशन किया था इन्होंने, दूध का पाश्चुरीकरण। ठीक है, पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण इन्होंने किया था, दूध का पाश्चुरीकरण, पाश्चराइजेशन, पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क इन्होंने किया था। यानी तुम्हें पता है, जब आप दूध को, जब आप पैकेट वाला दूध लाते हो, कभी देखना जो दूध की थैली आती है पैकेट वाला दूध लाते हो, वो होता है पाश्चराइज्ड मिल्क। मतलब उसका मतलब क्या है? वो दूध आपके घर में एक हफ्ते तक खराब नहीं होता। जब आप नॉर्मली भैंस वाला दूध अपने फ्रिज में रखते हो तो वो खराब हो जाएगा एक हफ्ते में, लेकिन वो खराब नहीं होता, वो दुकानों पे कई कई टाइम तक रखा रहता है। तो वो पाश्चराइज्ड मिल्क है, मतलब वो बैक्टीरिया फ्री मिल्क है। यानी दूध से बैक्टीरिया को खत्म करने वाला जो प्रोसीजर होता है उसको कहते हैं दूध का पाश्चुरीकरण। तो इन्होंने दिया था, लुईस पाश्चर ने। तो ये पूछा जाता है पेपर में, जब हम दूध को क्या करते हैं प्यारे बच्चे? 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, है ना। तो दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करा और फिर दोबारा से हम तेजी के साथ उसको ठंडा करते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है दूध का पाश्चुरीकरण। और ये किसने दिया था? लुईस पाश्चर ने दिया था। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जितने फैक्ट आज की क्लास में पढ़ाए हैं ये सारे पेपर में बने हैं, सारों को अच्छे से पढ़ लेना। कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे तुम्हारे सामने। ठीक है, तो कल की क्लास में एक नई पिक्चर के साथ कहानी शुरू, कल की क्लास में प्रस्तुत होते हैं क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक के साथ। तो टन टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, राधे राधे और जय हिंद जय भारत। ठीक है प्यारे बच्चे, नेम
ले दिया करो मैम जी। बेटा नेम मैं उस दिन लूंगी जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा, जिस दिन तुम सम्मान समारोह में आओगे ना, और मैं पूछूंगी बेटा क्या नाम है तुम्हारा, तुम लोगे अपना नाम और मैं कहूंगी अरे वाह देखो ये है ये बच्चा। तो असली नाम लेने का मतलब तो वहां है, यहाँ नाम लेने से क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं। ठीक है, समझ में आई ना बात? चलो तो धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं कल की क्लास में। क्लियर बेटा?